नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी फूलों की अमानत। पुष्पा सक्सेना जी भारतीय प्रवासी हिंदी लेखिका हैं। तो प्रस्तुत है उनकी लिखी कहानी फूलों की अमानत। कल की फ्लाइट से जावेद आ रहा है। यूनिवर्सिटी से वापस आए अरमान से उसकी अम्मी ने कहा, क्या जावेद आ रहा है? पर अम्मी, आपने उसे यहाँ के हालात नहीं बताए? अरमान ने संजीदगी से पूछा। बताया था, इस वक्त यहाँ हालात ठीक नहीं हैं, पर वो तुझसे मिलने को तावला है। उसके अब्बू ने भी मना किया पर वो नहीं माना। जानती हूँ बचपन से तुम दोनों में कितना प्यार है। अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके दिल्ली एक कॉन्फ्रेंस में आया है। मना करने पर नहीं माना। सच तो ये है अम्मी, उससे मिलने से सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे होगी। देखना है जनाब वहाँ से कितना बदल कर आए हैं। अरमान के चेहरे पर हंसी थी। 10 साल पहले जावेद के अब्बू को जब अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली तो वो अपना वतन छोड़कर अपनी फैमिली के साथ अमेरिका चले गए। बस एक बार तेरे अब्बू की बीमारी में मिलने आए थे। हमें भी उन सब की कितनी याद आती है, जाहिदा बेगम ने उदासी से कहा। प्लेन से उतर रहे जावेद को पहचानने में अरमान को मुश्किल नहीं हुई। हाँ, सूट में वो काफ़ी जच रहा था। अरमान को देखते ही जावेद का चेहरा खुशी से खिल गया। हेलो बिग ब्रदर, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए? अब तो स्टूडेंट्स पर रौब जमाते होगे। अरमान के गले लगते जावेद ने मजाक किया। अरे अब वो टाइम नहीं रह गया, यहाँ सब कुछ बदल गया है। घर चल, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। हाँ, चची जान कैसी हैं? चाचू के इंतकाल का बड़ा अफसोस है, आखिरी वक्त उनसे मिल भी नहीं सका। कार में बैठा जावेद सूनी सड़क और बंद दुकानों को देखकर ताज्जुब कर रहा था। क्या बात है भाईजान, इतना सन्नाटा क्यों है? क्या आज कोई खास बात है? क्या अमेरिका में वादी के हालात नहीं जान सका, या वहां जाकर अपनी वादी को भुला दिया? सच तो ये है, पढ़ाई का प्रेशर इतना ज़्यादा रहा कि और कुछ याद ही नहीं रह जाता था। अब्बू से भी ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी। बस तुम सबका हाल जरूर पूछता रहता था। अब तुझे पुरानी वादी नहीं मिलेगी जावेद। कुछ गुमराह इंसानों ने यहाँ की हवा में जहर घोल दिया है। अब यहाँ लाल डेह के गीत नहीं गूंजते, वादी रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से नहीं महकती। चिड़ियाँ गीत गाना भूल गई हैं। बारूद के धुएं से चिनार की पत्तियाँ पीली पड़ गई हैं। कल की गोलीबारी की वारदात की वजह से आज कर्फ्यू लगा है। तुझे एयरपोर्ट से घर लाने के लिए स्पेशल परमिशन ली है। अरमान ने दुखी आवाज़ में सच्चाई बयान कर दी। घर पहुंचे जावेद को ज़ाहिरा बेगम ने सीने से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। चची जान, अम्मी और अब्बू ने आपको सलाम भेजा है। आपको दोनों बहुत याद करते हैं। अम्मी तो अपना वतन, खासकर अपनी वादी को बहुत मिस करती हैं। जल्दी ही अब्बू और अम्मी आपसे मिलने आएंगे। अम्मी तो मेरे साथ आना चाहती थी, पर अब्बू को अकेले तकलीफ़ होती। जानती हूँ बेटा, अच्छा हुआ वे यहाँ के हालात बिगड़ने के पहले ही चले गए। आओ, लंच तैयार है। तुम्हारा मनपसंद कश्मीरी पुलाव बनाया है। अमेरिका में तो अमेरिकी खाना मिलता होगा। अमेरिका में खाना तो हर तरह का मिलता है, पर आपके हाथों वाला टेस्ट कहाँ मिलता है? लंच के बाद जावेद अरमान के साथ बाहर आ गया। बाहर गार्डन में फूलों का मेला जैसा सजा हुआ था। क्यारियों में बेहद खूबसूरत रंग बिरंगे फूल हवा के झोंकों से खुशी में झूमते से लग रहे थे। अरे वाह भाईजान, आप तो कह रहे थे वादी में फूल नहीं खिलते, पर यहाँ तो शायद ही वादी का कोई फूल ना खिला हो। वैसे आपने क्या पुराना घर इन्हीं फूलों के लिए छोड़ा है? ठीक कहते हो, अम्मी पुराना घर नहीं छोड़ना चाहती थी। उन्हें बहुत मुश्किल से मना कर ला पाया हूँ। क्यों, क्या इस घर में आने की कोई वजह थी? हाँ, उसकी अमानत की रक्षा जो करनी थी। जाते हुए उसने बस यही वादा तो लिया था। उसके जाने के बाद उसकी अमानत ये फूल मुस्कुराना ना भूलें। अरमान ने उदासी से कहा। आप किसकी बात कर रहे हैं भाईजान? जावेद चौंक गया। लंबी कहानी है, जाने दे। तू बस 4 दिन के लिए आया है, अपनी अमेरिका की कहानियाँ सुना। कोई गर्लफ्रेंड बनी या यूं ही वापस आ गया? अरमान ने परिहास किया। मेरी कहानी में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। पढ़ाई का बोझ इतना ज़्यादा था कि कुछ और सोचने करने का वक्त ही नहीं मिला। भाईजान, हम दोनों एक दूसरे के जितने करीब हैं, उससे मुझे साफ लग रहा है आपके मन में कोई बोझ है। कहिए ना भाईजान, क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं है। तेरे साथ चंद दिन पूरी तरह से एंजॉय करना चाहूँगा। हम दोनों को जी खोलकर पहले की तरह से खूब हंसना है।
आप पहले तो अपनी हर बात मेरे साथ शेयर करते थे। क्या कुछ सालों में हमारे बीच दूरी आ गई है? क्या अब मैं आपका प्यारा भाई नहीं रहा? जावेद ने शिकायत की। नहीं, तू आज भी मुझे उतना ही अजीज़ है। ज़रूर बताऊंगा, पर तुझे वक्त देना होगा। सुन सकेगा? आपका एक एक लफ्ज़ सुनकर ही सच्ची खुशी होगी। आप शुरू कीजिए। ठीक है, अम्मी से कहा हूँ हमारा डिनर फ्रिज में रख दें। हमारा इंतज़ार ना करें, हम दोनों पूरी रात बातें करेंगे। जानती हूँ दोनों लंबे वक्त के बाद मिले हो, ढेरों बातें करनी होंगी, पर खाना ज़रूर खा लेना, जाहिदा बेगम ने कहा। अरमान को खुश देख वो खुश थी। इधर पिछले 4 सालों से जैसे वो हंसना ही भूल गया था। अपने बेडरूम में आकर अरमान ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। अरमान ने कहना शुरू किया, ये बात उस वक्त की है जब हमारी वादी की हवा में ये मजहबी नफ़रत का जहर नहीं बहता था। हाँ, कभी कभी कहीं कोई छुटपुट वारदात होती थी, पर उससे बेपरवाह हम सुकून की ज़िंदगी जी रहे थे। हिस्ट्री में एमए में टॉप करने के बाद हेड की गाइडेंस में रिसर्च कर रहा था। हेड ने मुझे कुछ क्लासेस लेने को दिए थे। रिसर्च पूरी होते ही लेक्चररशिप मिलनी पक्की थी। उस दिन एक किताब लेने लाइब्रेरी गया था। लाइब्रेरियन के पास वो लड़की परेशान सी खड़ी थी। याद कीजिए सर, कल आपके पास 2 बुक्स रखवा कर गई थी। आप कह रहे हैं बुक्स कोई और ले गया। मुझे इन किताबों की बहुत ज़रूरत है। लड़की परेशान दिख रही थी। देखिए मोहतरमा, अगर वो किताबें इतनी ज़रूरी थीं तो आप कल ही क्यों नहीं ले गईं? यहाँ इतने स्टूडेंट्स आते हैं, ना जाने कब कौन इशू करा ले गया। हर एक की रखी किताब कैसे याद रख सकता हूँ? अरमान साहब, आप ही इन मोहतरमा को समझाइए। लाइब्रेरियन ने अरमान को देखकर कहा। आप किन किताबों की बात कर रही हैं? किताबें लेने आए नौजवान रिसर्च स्कॉलर अरमान सिद्दीकी ने लड़की और लाइब्रेरियन की बातें सुनकर जानना चाहा। मुझे किड्स की कविताओं पर लिखी गई समीक्षाएं पढ़नी हैं। उन्हीं के आधार पर अपना पेपर लिखना था। अगर वो किताबें नहीं मिली तो मेरा पेपर अच्छा नहीं बनेगा। लाइब्रेरी में तो किताबों की 2-3 कॉपीज़ ज़रूर होती हैं। ठीक से देखिए, किताब आपको मिल जाएगी। वैसे आपको किड्स पर कौन सी बुक चाहिए? अरमान ने पूछा। किड्स की कविताओं पर बस वही एक अच्छी किताब थी। मुझे एक इम्पॉर्टेंट पेपर सबमिट करना है। कल मेरे पास लाइब्रेरी कार्ड नहीं था, इसलिए किताब यहाँ रखवा दी थी। ज़रूर मेरा ही कोई साथी किताब ले गया होगा। लड़की का सुंदर चेहरा मायूस दिख रहा था। आपकी परेशानी समझ रहा हूँ। वैसे क्या आप इस यूनिवर्सिटी में इंग्लिश विषय लेकर पढ़ाई कर रही हैं? अरमान की उत्सुकता बढ़ गई थी। जी हाँ, अभी इंग्लिश लिटरेचर में एमए प्रीवियस में हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। यहाँ ज़्यादातर लड़कियाँ उर्दू, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट लेती हैं। इंग्लिश लिटरेचर में आप शायद अकेली ही लड़की होंगी। वैसे भी वादी की कम ही लड़कियाँ यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ने बाहर आ पाती हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। अरमान की आंखों में लड़की के लिए प्रशंसा थी। असल में मेरे पापा खुले ख्यालों वाले हैं। उनका मानना है लड़की को अपने पैरों पर खड़े होने लायक बनाना चाहिए। इसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। पापा फिजिक्स डिपार्टमेंट में हेड थे। उसके चेहरे पर कुछ गर्व छलक आया। ये तो बड़ी खुशी की बात है। आपके पापा का क्या नाम है? किताबें लाइब्रेरियन से लेते अरमान ने पूछा। डॉक्टर पी.के. मट्टू। फिजिक्स उनका फेवरेट सब्जेक्ट था। उनके रिटायरमेंट के बाद अभी भी कुछ स्टूडेंट्स उनसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराने आते हैं। अरे बातों बातों में देर हो गई और बाहर तेज़ बारिश शुरू हो गई है। अब यहाँ रुकना पड़ेगा। देर होने से मम्मी परेशान हो जाती हैं। बाहर नज़र डालती वो परेशान हो उठी। आप कहाँ रहती हैं? मेरे पास कार है, आपको आपके घर ड्रॉप कर सकता हूँ। नहीं नहीं, आपको तकलीफ़ नहीं दे सकती। यहीं कुछ देर वेट कर लूँगी। मेरी तकलीफ़ छोड़िए, मैंने पूछा आप कहाँ रहती हैं, और अपना पता बताते मत डरिए। मैं इसी यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में अपनी पीएचडी सबमिट करने वाला हूँ, इसीलिए बुक्स लेने लाइब्रेरी आता हूँ। अरमान के चेहरे पर गंभीरता थी। लाल चौक से थोड़ा आगे जाकर राइट टर्न लेना होता है। उसी रोड पर मेरा घर है, लड़की ने कहा। अरे मेरे घर का भी वही रास्ता है, तब तो कोई मुश्किल ही नहीं है। आइए, मेरी कार पास ही में है। दोनों लाइब्रेरी से बाहर निकल आए। तेजी से कार के पास पहुंच अरमान ने उसके लिए आगे वाली डोर खोल दी थी। कुछ संकोच के साथ वो कार में बैठ गई। चेहरे पर उदासी स्पष्ट थी। कनखियों से लड़की का चेहरा देखता अरमान उसकी मनोदशा समझ गया। आप कंप्यूटर पर भी तो किड्स के बारे में बहुत सी जानकारी पा सकती हैं। असल में मैंने अपने पेपर प्रेजेंटेशन के लिए जो टॉपिक सोचा है
उसके बारे में उस बुक में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। शब्दों में निराशा साफ झलक रही थी। परेशान ना हो, कोई ना कोई आपकी मदद जरूर करेगा। कहते हैं जिस चीज़ को शिद्दत से चाहा जाए उसे पाने में सारी कायनात मदद करती है, अरमान ने मजाकिया अंदाज में कहा। आप तो फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं, अब कौन मेरी मदद करेगा? मायूसी से उसने कहा। हो सकता है वो कोई मैं ही हूँ। कोशिश करूँगा आपके काम की किताब आपको मिल जाए। शुक्रिया, आप मेरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मुफ्त में शुक्रिया ना दें, पता नहीं बुक मिलेगी भी या नहीं। बाय द वे, आपका नाम क्या है? अनुप्रिया, पर सब मुझे अनु के नाम से पुकारते हैं। मेरा भी नाम तो अरमान है, पर अम्मी मान कहती हैं। एक बात समझ में नहीं आती, अगर छोटे ही नाम से पुकारना है तो बेकार में लंबे नाम रखे ही क्यों जाते हैं? अरमान के चेहरे पर मुस्कान थी। कार से राइट टर्न लेने के थोड़ी देर बाद अनु ने अपने जिस घर पर कार रोकने को कहा, उस घर को देखता अरमान चौंक गया। दूर से ही घर के सामने रंग बिरंगे फूलों का मेला सजा हुआ था। हर रंग, हर किस्म के फूल एक दूसरे से होड़ लेते हवा के साथ झूम रहे थे। अरमान ने कार रोक दी और पूछा, आप इस फूलों की वादी में रहती हैं? अरमान के चेहरे पर मुग्ध भाव था। हमारे घर का नाम तो नंदन कुटीर है। ये घर हमारे बाबा ने बनवाया था। ये नाम उन्हीं ने दिया था। बहुत से फूलों के पौधे बाबा ने ही लगाए थे। आपका घर तो अंदर भी गुलदानों में सजे फूलों से महकता होगा। जी नहीं, हमें शाख से फूल तोड़ना अच्छा नहीं लगता। शाख पर खिले हुए फूल ही अच्छे लगते हैं। अनु के चेहरे पर खुशी झलक आई थी। कमाल है, आखिर शाखों पर भी तो फूल मुरझा जाते हैं, फिर उन्हें घर में क्यों न सजाया जाए? आपने शायद देखा नहीं है, शाख से गिरी पंखुड़ियाँ जमीन को तरह तरह के रंगों से सजा देती हैं, जैसे जमीन पर कोलाज बनाया गया हो। अनु की आंखों में जैसे सपने थे। मान गया, आपका फलसफा बहुत खूबसूरत है, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सका। शुक्रिया। क्या आपने कभी फूलों की पंखुड़ियों को अपनी किताबों के सफ़ों में कैद किया है? मेरी बुक्स में तो तरह तरह के फूल देखे जा सकते हैं। आपकी बातों से लगता है आप कोई शायरा हैं जो सपनों की दुनिया में रहती हैं। नहीं नहीं, हम शायरा नहीं हैं, पर हमारी एक दोस्त नफीसा थी, वो हमें उर्दू की शायरी सुनाती थी। हमें वो सुनकर बहुत अच्छा लगता था। हल्की मुस्कान से अनु का चेहरा खिल उठा था। अम्मी के साथ जब भी इस तरफ से गुजरता, इन फूलों की खूबसूरती अम्मी का दिल खुश कर देती। एक बार तो उन्होंने आपके घर के भीतर जाने का भी मन बना लिया था। तो फिर आप आए क्यों नहीं? आज भी हम घर के बाहर ही रुके हैं, चलिए अंदर जाकर एक कप कॉफ़ी ले लीजिए, पापा आपसे मिलकर खुश होंगे। शुक्रिया, पर आज नहीं, देर होने पर मेरी अम्मी भी आपकी मम्मी की तरह नाराज़ हो जाएंगी। ठीक है, पर वादा कीजिए एक दिन आप अपनी अम्मी के साथ आएंगे। अगर मेरी अम्मी आपके कुछ फूलों को अपने साथ ले जाना चाहें तब तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगी। क्या आप उन्हें फूल तोड़ने की इजाज़त देंगी? अरमान के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। आपने आज लिफ्ट दी है, उसके बदले में फूल देना तो बनता है, हिसाब बराबर। अनु हंस दी। बाय कहकर कार से उतरती अनु ने हाथ हिलाकर अरमान को विदा दी थी। दरवाज़ा खोलती मम्मी ने अनु को देखकर कहा, यहाँ का मौसम जानती है, फिर भी छाता नहीं ले गई, भीग गई होगी। नहीं मम्मी, एक अरमान साहब ने अपनी कार में छोड़ दिया। जानती हो मम्मी, उनकी मम्मी हमारी बगिया के फूलों की बहुत तारीफ़ करती हैं। उन अच्छे मददगार इंसान का क्या नाम है? अनु की बात सुनते पापा ने पूछा। अरमान सिद्दीकी, यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री सब्जेक्ट में रिसर्च कर रहे हैं। तू उनके साथ घर आई? क्या तेरी अक्ल मारी गई है? देखती नहीं यहाँ के हालात बदल रहे हैं। उल्टी सीधी बातें सुनकर डर लगता है। जब तक तू वापस नहीं आ जाती मेरी जान सूखती रहती है। अब बस भी करो सुनीता, अभी तो अनु घर पहुंची है और तुम शुरू हो गई। इस घर में अनु के बाबा की यादें हैं, उनके सपने हैं। फिर यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में एसपी अनवर अंसारी हमारा स्टूडेंट रहा है, मेरी बहुत इज्जत करता है। अनवर जानता है हमें हमारे इस घर और वादी से कितना लगाव है। हमें डरने की क्या ज़रूरत है? पापा, हमने जो किताब कल रिज़र्व कराई थी कोई और ले गया। अनु ने अपनी परेशानी बताई। कोई बात नहीं बेटी, मेरी बेटी अपनी बुद्धि से लिख सकती है। कॉफ़ी तैयार है, तेरा इंतज़ार कर रहा था। थैंक यू पापा। वैसे अरमान जी ने कहा है वो मेरे लिए किताबें ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये तो अच्छी बात है, मुझे पूरी उम्मीद है तेरा काम बन जाएगा। अनु, क्या तू पागल हो गई है? किस अरमान की बात कर रही है? अनजान लोगों से दूर रहने में ही भलाई है, सुनीता ने गुस्से से कहा।
सुनीता, तुम बेकार डरती हो। सब इंसान एक से नहीं होते। हर एक को शक की निगाह से देखना गलत बात है। हर धर्म और जाति में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। पापा ने समझाना चाहा। आप बाप बेटी को समझाना ही बेकार है। नाराज सुनीता किचन में चली गई। अनु, पब्लिक लाइब्रेरी से एक अच्छी बुक मिली है। बहुत से क्रिटिक्स ने कीट्स पर अपने विचार दिए हैं। क्या बुक अभी पहुंचा दूं या सवेरे तक इंतज़ार कर सकती हो? रात के 8 बजे अरमान का फ़ोन आया था। ओह थैंक्स। वैसे तो बुक अभी मिलने से मैं रात में काम कर सकूंगी, पर शायद आपको तकलीफ़ होगी। कल सवेरे का बेसब्री से इंतज़ार करूंगी। एक बार फिर शुक्रिया। अनु की आवाज़ में खुशी थी। मेरी तकलीफ़ के लिए परेशान ना हूँ, आपके घर के पास ही हूँ। उम्मीद है किताब आपकी मुश्किल आसान कर देगी। 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। पापा, अरमान साहब को एक किताब मिली है, वो अभी देने आ रहे हैं, अनु ने खुशी से कहा। अनु बेटी, ये तो तेरी ज्यादती है। उन्हें इस वक्त तकलीफ़ दे रही है। पापा, उन्होंने कहा वो कहीं हमारे घर के पास ही हैं, और फिर उनके पास कार भी तो है, अनु ने भोलेपन से कहा। डोरबेल पर अनु के पापा ने दरवाज़ा खोला था। उनके पीछे अनु भी आई थी। गुड इवनिंग सर, आपकी साहबजादी के लिए किताब लाया हूँ। उम्मीद है इससे उनका काम चल जाएगा। किताब 7-8 दिनों तक रख सकती हैं। अब मैं चलता हूँ। किताब देते अरमान वापस जाने को मुड़ा था। थैंक्स। मेरी पागल बेटी ने आपको भी परेशान कर दिया। आप घर में तशरीफ़ लाइए। मेरी बेटी की आप इतनी हेल्प कर रहे हैं, कम से कम चाय या कहवा तो ले सकते हैं। आज नहीं, घर में अम्मी भी मेरा इंतज़ार कर रही हैं। वैसे आपकी बेटी की मदद करने की एक वजह यह है कि इनकी तरह मुझे भी जब क्लास में कोई काम मिलता था तो सबसे अच्छे काम का रिमार्क पाने के लिए ऐसे ही बेचैन हो जाता था। आज अनु जी में वही जज्बा दिखाई दिया। अनु की ओर मुस्कुरा कर देखते हुए अरमान ने कहा, पापा, हमने बताया था ना, इनकी मम्मी को हमारे घर के फूल बहुत अच्छे लगते हैं। इनसे कहिए वो अपनी अम्मी के साथ हमारे यहाँ आएँ। ये तो तूने अच्छी बात कही। अरमान साहब अपनी अम्मी के साथ कभी तशरीफ़ ज़रूर लाएं, हमें बहुत खुशी होगी, डॉक्टर मट्टू ने कहा। ज़रूर, ये वादा रहा। अम्मी तो इन फूलों पर कोई नज़्म ही लिख डालेंगी। मेरी अम्मी शायरा हैं। आपसे गुजारिश है, आपके बेटे की तरह हूँ, मुझे आप सिर्फ अरमान ही कहें तो खुशी होगी। गुड नाइट कहकर अरमान चला गया। किताब पाकर अनु खेल उठी। पूरी रात किताब से नोट्स बनाती रही। सवेरे तक अनु आधा पेपर तैयार कर चुकी थी। चेहरे पर रात की थकान का कोई चिन्ह भी नहीं था। मोबाइल पर अरमान की कॉल थी। कहिए अनु जी, किताब आपके कुछ काम की रही या मेरी मेहनत बेकार गई? आपकी किताब तो इतनी अच्छी है कि अब हमें पूरा यकीन है कि हमारा पेपर बेस्ट होगा। अनु की आवाज़ में खुशी छलकी पड़ रही थी। वो तो होना ही चाहिए, टॉपर लड़की का पेपर भी बेस्ट ही होगा। आपको कैसे पता हम क्लास में टॉप करते हैं? अनु विस्मित थी। इतने स्टूडेंट्स से साबका पड़ता है, बातों से उनकी काबिलियत समझ जाता हूँ। तब तो आप सचमुच अच्छे प्रोफेसर बनेंगे। आपके स्टूडेंट्स आपको बहुत प्यार करेंगे। ये बात तो पता नहीं, पर मेरी बातें कुछ को अच्छी नहीं लगती। वैसे यूनिवर्सिटी जाते वक्त आपको पिकअप कर सकता हूँ। आपका क्लास किस वक्त है? नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ़ करेंगे, हम तो रोज़ जाते ही हैं। आपको तो अपने टाइम से जाना होगा। हमारा क्लास तो 10 बजे शुरू हो जाता है। आप शायद नहीं जानती, 2 महीनों में थीसिस सबमिट करनी है, इसलिए रेफरेंस बुक्स पढ़ने के लिए रोज़ 10 बजे लाइब्रेरी जाता हूँ। आज मौसम बहुत ख़राब है, तेज़ बारिश में जाने में मुश्किल होगी। आप तैयार रहें, मैं गेट पर पहुँचकर कॉल करूँगा। बात खत्म करके अरमान ने फ़ोन काट दिया। इधर पिछले कुछ दिनों से वादी में कहीं कहीं बम और गोलीबारी की खबरें लोगों के बीच दहशत फैला रही थीं। तरह तरह की अफवाहों से बाजार गर्म था। वादी की हवा बदलती नजर आ रही थी। अनु असमंजस में पड़ गई। क्या अरमान जी के साथ जाना ठीक होगा? मम्मी को तो ये कतई अच्छा नहीं लगेगा, पर मना करने का भी तो कोई वाजिब कारण नहीं है। जो भी हो, उसे तैयार तो होना ही है। आज पानी बरस रहा है, इस कारण पापा से अरमान जी के साथ जाने की इजाज़त ज़रूर मिल जाएगी। अनु का अनुमान ठीक ही था। ये जो अरमान की शराफत है, मौसम ख़राब देखकर तुझे लिफ्ट दे रहा है, कल भी तेरे लिए कितनी मुश्किल उठाई। मुझे हमेशा से सीरियसली पढ़ाई करने वालों पर यकीन रहा है। लौटते वक्त अगर तू अरमान के साथ आए तो उसे घर ले आना। उस दिन तो दरवाजे से ही लौट गया था, पापा ने इजाज़त देकर कहा। अरमान की कॉल सुनते ही अनु बाहर आ गई। गुलाबी सलवार सूट में वो खिले फूल सी दिख रही थी। गुड मॉर्निंग सर, आज फिर आपको तकलीफ़ दे रही हूँ, हल्की मुस्कान के साथ अनु बोली।
अगर ये तकलीफ़ है तो खुदा से दुआ करूँगा ऐसी प्यारी तकलीफ़ रोज़ दें। मजाक के लहजे में कही गई बात ने अनु का गोरा चेहरा लाल कर दिया। यूनिवर्सिटी पहुंचकर अनु ने कहा, आपके साथ हम भी लाइब्रेरी चलेंगे, हो सकता है कल वाली किताब भी मिल जाए। मान गया, आप तो मुझसे भी 4 हाथ आगे हैं। जब तक वो किताब नहीं मिल जाती आपको तसल्ली नहीं होगी, कहीं ऐसा ना हो कोई पॉइंट छूट जाए। अरमान हंस रहा था। इसका मतलब आप भी ऐसे ही थे सर। एक बात कहना चाहूँगा, आप मुझे सर न कहें। सर कहने से अपने को बुज़ुर्ग महसूस करता हूँ। जब तक रिसर्च पूरी नहीं हो जाती मैं भी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा भला सा नाम है मेरा। अरमान कहना मुश्किल तो नहीं है। MA कंप्लीट करते ही आप भी लेक्चरर बन जाएंगी। टॉपर्स को तो उनके डिपार्टमेंट में ही नौकरी मिल जाती है। लेक्चरर बनकर तो हम दोनों कलीग ही होंगे। आपका नाम लेना क्या ठीक होगा? आप हमसे बड़े हैं? विस्मित अनु ने पूछा। जी हाँ, वही ठीक होगा। मैं भी आपको बस अनु कहूँगा, नाराज़ तो नहीं होंगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि हमें अच्छा लगेगा। तो यही तय रहा, हम दोनों एक दूसरे का नाम ही लेंगे। शाम को कब फ्री होंगी? अगर उसी वक्त मैं भी फ्री हुआ तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। आज तो बस 2 बजे तक ही क्लास है, आप हमारे लिए परेशान ना हों। ये बार बार परेशानी या तकलीफ़ जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। आपका घर मेरे रास्ते में पड़ता है, मेरी कार को कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता है। आपका इंतज़ार करूँगा। ठीक है, पर आज आपको हमारे घर रुकना पड़ेगा, पापा ने आपको बुलाया है। आपके पापा से मिलना और बात करना मेरी खुशकिस्मती होगी। अनु के साथ अरमान को आया देखकर अनु के पापा खुश हो गए। आओ बेटा, मुझे खुशी है तुम मेरे लिए वक्त निकाल सके। अनु, अरमान बेटे के लिए कहवा तो लाओ। जानते हो अरमान, हमारी बेटी बहुत अच्छा कहवा बनाती है। प्यार से अनु को देखते पापा ने कहा। जी पापा, अभी लाई। वैसे आपने इतनी तारीफ की है, पता नहीं आज कैसा बनेगा। अनु संकोच से बोली। आपसे मिलने के लिए तो मेरे पास वक्त ही वक्त है। अब्बा के ना रहने से किसी बुजुर्ग की कमी बहुत खलती है। अनु ने बताया आप भी प्रोफेसर थे। तुम्हारे अब्बा भी क्या प्रोफेसर थे? जी हाँ, मेरे अब्बू आसिफ सिद्दीकी साहब उर्दू डिपार्टमेंट के हेड थे। अरे, आसिफ सिद्दीकी साहब को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था। जब मैं यहाँ के कॉलेज में था तो अपने डिपार्टमेंट में होने वाले मुशायरों और दूसरे प्रोग्रामों में मुझे हमेशा बुलाते थे। तुम उनके बेटे हो, तब तो मुझे भी अपना ही समझ सकते हो, प्यार से डॉक्टर मट्टू ने कहा। अब्बू भी अपने दोस्तों को बहुत मिस करते थे। हमें अपने पुराने खुशहाल दिनों की बातें बताया करते थे। कहीं किसी वारदात की बात सुनकर रातों में सो नहीं पाते थे। ठीक कह रहे हो अरमान, कब सोचा था इस फूलों की वादी में बम और गोलियां चलेंगी। जब तब कहीं ना कहीं किसी वारदात की खबर सुनाई पड़ती है। लगता है झीलम का पानी भी मटमैला हो रहा है। हमारी स्वर्ग सी वादी को दुश्मनों की नज़र लग गई है, डॉक्टर मट्टू ने उदासी से कहा। अरे, आप तो अब्बू के अल्फाज बोल रहे हैं। अब्बू इन हालात की वजह से बेहद गमगीन रहते थे। दुआ करता हूँ काश फिर से इस फूलों की वादी में अमन चैन के फूल खिलें। मुझे तुम्हारे ख्यालात जानकर बहुत खुशी हुई। मुझे उम्मीद है तुम्हारे विचारों से नौजवानों को सही राह मिल सकेगी। अगर हमारी नई पीढ़ी को तुम जैसा कोई सही राह दिखाने वाला मिल जाए तो वादी में अमन और खुशहाली जरूर वापस आ सकती है, डॉक्टर मट्टू ने विश्वासपूर्ण शब्दों में कहा। मेरी तो यही कोशिश है, पर आजकल पड़ोसी मुल्क से आए कुछ नौजवान और गुमराह लोग हमारे नौजवानों और सीधे साधे लोगों को झूठे सब्ज बाग दिखाकर भरमा रहे हैं। उन्हें भड़काकर माहौल में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। वे हमारे जैसे लोगों के विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते। अरमान ने गंभीरता से सच्चाई बयान की थी। कोई बात नहीं, सच की हमेशा जीत होती है। वे भी सही गलत में फ़र्क समझ जाएंगे। लो, कहवा आ गया। अनु कहवे के साथ आ गई थी। अरमान को कहवा देकर अनु ने पापा को कप थमाया। कभी अपनी अम्मी के साथ तशरीफ़ लाइए, उनकी शायरी का हम भी आनंद लेंगे, अरमान को विदा देते डॉक्टर मट्टू ने कहा। ज़रूर, अम्मी भी आप सबसे मिलकर बहुत खुश होंगी। अगर आप इजाज़त दें तो अनु रोज़ मेरे साथ क्लास के लिए जा सकती है। इस तरह से आप भी इनकी ओर से बेफिक्र हो सकते हैं। ये लो, तुम्हारा हम पर एहसान होगा, वरना इसके आने में जरा सी भी देर हमें घबरा देती है। सुनीता को अरमान का यह प्रस्ताव जरा भी नहीं भाया। पति से नाराज होकर कहा था, तुम तो भोले बाबा हो। जवान लड़की को एक नौजवान के साथ भेजने का क्या अंजाम हो सकता है, कुछ तो सोचा होता। इस अरमान पर एक दिन में इतना भरोसा कैसे हो गया?
परेशान मत हो, अरमान मेरे दोस्त आसिफ सिद्दीकी का बेटा है। मेरा अनुभव कहता है अरमान एक निहायत शरीफ लड़का है। इस शनिवार को अपनी अम्मी के साथ आएगा। तुम खुद मेरी बात से सहमत हो जाओगी। मुझे इस बात पर कतई विश्वास नहीं है। याद नहीं, अभी चंद दिन पहले हमारे रैना भाई और पंडित जी कुछ गुमराह लोगों की नफरत के शिकार बनकर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। सुनीता ने दुख भरी आवाज़ में कहा। देखो सुनीता, कोशिश जारी है, हालात जरूर सुधरेंगे। मुझे विश्वास है एक दिन वादी में खुशियाँ लौटेंगी, फिर फूल खिलेंगे। भगवान करे तुम्हारा विश्वास सच हो। तुम्हारी बातों से तो कोई जीत नहीं सकता। सुनीता चुप रह गई। शनिवार को अरमान अपनी अम्मी के साथ आया था। अरमान की अम्मी जाहिदा बेगम एक सुलझी हुई पढ़ी लिखी महिला थीं। शायरी से उनका बहुत लगाव था। जब तक उनके शौहर उनके साथ थे वो मुशायरों में भी अपनी नज़में सुनाती थीं। घर के भीतर आने के पहले जाहिदा बेगम फूलों के पास रुक गईं। उनकी मुग्ध दृष्टि फूलों पर निबद्ध थी। अनु उन्हें फूलों के नाम और उनकी क्वालिटी बता रही थी। अम्मी, पहले हम घर के भीतर चलें, अंकल आंटी हमारी वजह से बाहर खड़े हैं, अरमान ने कहा। माफ़ करें, ये फूल इतने खूबसूरत हैं कि इनसे नज़र हटाने की तबीयत ही नहीं होती। घर के भीतर पहुंची जाहिदा बेगम ने अपने दिल की बात कही। अम्मी, फूल बस देख कर ही मन भर लो, मांगने की गलती मत करना। अनु को शाख से फूल तोड़ना अच्छा नहीं लगता, अरमान ने कहा। ऐसी बात नहीं है, अम्मी के लिए फूल चुनकर देने में हमें बहुत खुशी होगी, अनु बोली। इसीलिए हम अनु बेटी के लिए अपने हाथ की कशीदाकारी की हुई चुन्नी लाए हैं, शाहिदा बेगम ने एक बसंती रंग की चुन्नी अनु को देते हुए कहा। शुक्रिया अम्मी जी, ये तो बहुत ही खूबसूरत चुन्नी है। इतनी अच्छी कशीदाकारी आप कैसे करती हैं? प्रैक्टिस से तुम भी ऐसी कशीदाकारी कर सकती हो। मुझे खुशी है तुम्हें मेरी कढ़ाई अच्छी लगी। खूबसूरत लड़की के लिए चुन्नी भी खूबसूरत ही होनी चाहिए। तुम्हारी शादी पर लाल चुन्नी पर कढ़ाई करके दूंगी, जाहिदा बेगम ने हंसकर कहा। अनु का चेहरा शर्म से सिंदूरी हो उठा। अब चाय कॉफ़ी हो जाए, उसके बाद बेगम साहिबा की नज़में सुनी जाएं, अनु के पापा ने कहा। सुनीता ने जलपान के लिए कई चीज़ें बना रखी थीं। अरमान और जाहिदा बेगम ने बड़े चाव से जलपान किया। उसके बाद जाहिदा बेगम ने अपनी कुछ नज़में सुनाईं। उन नज़मों में वादी की बिगड़ती हालत का दर्द था, जहाँ बारूद के धुएं से चिड़ियाँ गीत गाना भूल गईं, चिनार और फूल मुरझा रहे थे। नज़में सुनकर सबके दिल उदास हो गए। उदासी दूर करने के लिए पापा ने अनु से एक गीत सुनाने को कहा। कुछ संकोच के साथ अनु ने अपनी मीठी और सधी आवाज़ में एक कश्मीरी लोकगीत सुनाया। सब मंत्रमुग्ध सुनते रह गए। अपने चेहरे पर अरमान की नज़र निबद्ध देख अनु की रंगत गुलाबी हो उठी। सच अनु बेटी की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मान बेटा इसकी ठीक ही तारीफ़ करता है। अल्लाह इसे हमेशा खुश रखे, प्यार से अम्मी ने कहा। वापसी के समय अनु ने अरमान की अम्मी को ढेर सारे फूल देकर उनको खुश कर दिया। अनु के माथे को चूमकर उससे दुआएं देकर वे दोनों विदा हुए। रात में अनु सोचती रही, अरमान उसकी क्या तारीफ़ करता है, उसमें ऐसा क्या है। जो भी हो, वो बहुत खुश थी, उसे भी अरमान अच्छा लगता है। दूसरे दिन अरमान के साथ क्लास के लिए जाती अनु को अरमान ने छेड़ा था। कल रात तो शाख से जुदा हुए फूलों के लिए तुमने खूब आंसू बहाए होंगे। वैसे सौदा कुछ बुरा नहीं रहा। फूल देकर एक खूबसूरत लड़की ने अम्मी का दिल जीत लिया। अरमान मुस्कुरा रहा था। अच्छा, हमने सौदा किया था? वैसे जनाब, हमने फूल खुशी से दिए थे, तो रोते क्यों? खुदा ना करे आपकी आंखों में कभी आंसू आएं, हमेशा हंसती रहें। अरमान गंभीर हो गया। अचानक अरमान चुप हो गया। आगे क्या हुआ भाईजान, आप रुक क्यों गए? जावेद आगे की कहानी जानने को बेचैन था। दिन बीत रहे थे, पर अचानक पहले की छुटपुट वारदातें बड़ी खबरें बनने लगी थीं। वादी में जिन अपने हिंदू पड़ोसियों के घरों में होली दिवाली मिठाइयाँ खाते थे, उन घरों में उनका खून बहाया जाने लगा। लोग डर से अपनी प्यारी वादी को छोड़कर जम्मू जा रहे थे। अरमान की आवाज़ में गहरी उदासी थी। फिर आप और अनु का क्या हुआ भाईजान? अक्सर अनु के घर चला जाता। मट्टू जी से बातें करना बड़ा अच्छा लगता था। वादी के बिगड़ते माहौल पर हम दोनों चर्चा करते। अपने जैसे ख्यालातों वाले साथी लोगों को मजहबी नफ़रत की जगह प्यार का संदेश देते, पर झूठे दिखाए गए सपनों के सामने ये बातें असर नहीं करती दिखती। समय के साथ नफ़रत और आतंक बढ़ता जा रहा था। हालात बिगड़ रहे थे। मट्टू अंकल अपने स्टूडेंट अनवर के यकीन पर रह रहे थे, पर आंटी वादी से जम्मू जाने की जिद करती रहती थी।
ऐसे माहौल में भी अरमान के साथ अनु का समय भी पंख लगाकर उड़ जाता। उसे अरमान का इंतज़ार रहता। यूनिवर्सिटी के लिए साथ जाते आते अनायास ही दोनों एक दूसरे के करीब आते गए, एक दूसरे के साथ जैसे वे अपने को सहज और पूर्ण पाते थे। अनजाने ही एक मौन प्यार दोनों के बीच खिल रहा था। एक दिन अनु को उसके घर छोड़ने के बाद अपने घर लौटते अरमान की कार के सामने दो मोटर बाइक पर सवार कुछ लड़कों ने मोटर बाइक कार के सामने ऐसे रोकी कि अरमान को अपनी कार रोकनी पड़ी। ये क्या तमाशा है? अगर कार नहीं रोक पाता तो क्या अंजाम होता? सोचा है? नरमी से अरमान ने कहा। अरे अंजाम हमें नहीं, तुझे सोचना है। ये कश्मीरी भाईचारे, अमन और सुकून वाली फिजूल की बातें करके अपने वतन से गद्दारी कर रहा है। एक लड़के ने कड़ी आवाज़ में चेतावनी सी दी। तेरे सर पर जो इश्क का बुखार चढ़ा है उसे उतारते हमें देर नहीं लगेगी। संभल जा इश्क जादे। हमारी चेतावनी याद रखना, वरना अंजाम ऐसा खतरनाक होगा जिसकी तू सोच भी नहीं सकता, दूसरे ने नफरत से कहा। उनके जाने के बाद अरमान ने कार स्टार्ट की थी। कुछ दिन पहले डिपार्टमेंट के बोर्ड पर भी उसने कुछ ऐसे ही रिमार्क सुने थे। उसके दोस्तों ने भी कहा था उसे एहतियात बरतनी चाहिए। उन तीनों का इशारा उसके और अनु के साथ की तरफ था। अरमान की ज़िंदगी में अब अनु के लिए खास जगह बन चुकी थी। उसके बिना उसे अपना वजूद अधूरा लगता था। वक्त आ गया था उसे अपने और अनु के रिश्ते के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। कुछ देर में ही उसने सोच लिया, वो इन धमकियों से नहीं डरेगा। दूसरी सुबह अरमान रोज़ की तरह से अनु को पिकअप करने आ पहुंचा था। अनु से किसी भी बात का जिक्र न करने की उसने सोच रखी थी। अरमान की आंखों में अनु के लिए प्यार साफ झलकता था और अनु अपनी आंखें शायद इस डर से झुकाए रहती कि कहीं उसकी आंखों में अरमान अपने लिए उसकी चाहत न पढ़ ले। अरमान ने अपनी थीसिस सबमिट कर दी और अनु के फाइनल एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। अचानक एक दिन अरमान ने अनु के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा था, अनु, मैं तुमसे बेहद प्यार करने लगा हूँ। शायद ये उसी दिन शुरू हो गया था जब किताब न मिलने पर तुम्हारे मासूम चेहरे पर उदासी के बादल छाए हुए थे। उस चेहरे पर बहुत प्यार हो आया था और ये अरमान पागल की तरह तुम्हारे लिए किताब ढूंढने चक्कर लगाता रहा। बहुत कोशिश करने पर भी ये दीवाना दिल मेरी बात नहीं सुनता। प्लीज़ अरमान, ऐसी बात ना करें, हमें डर लगता है। शायद हमें अब नहीं मिलना चाहिए। सच कहो, क्या मुझसे मिले बिना रह पाओगी? तुमसे प्यार का सिलसिला तुम्हारी अनोखी बातों से बढ़ता ही गया। शाख पर खिले फूलों को तोड़ने का दर्द, ज़मीन पर झरे फूलों की पंखुड़ियों से कोराज की कल्पना। ऐसे नाजुक दिल वाली लड़की तो बस अनु ही हो सकती है। ऐसी प्यारी लड़की के पीछे कौन पागल ना हो जाए? अनु की आंखों में सीधे देखते हुए अरमान ने कहा, तुम्हारे बिना रहने की बात सोच भी नहीं सकती, पर कोशिश तो करनी ही होगी। जिस बात का कोई नतीजा ना निकले उसे बार बार दोहराने से भी तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अरमान, काश हम मिले ना होते। अनु का सुंदर चेहरा उदास हो गया। तुमसे मिलना तो मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा एक्सपीरियंस है। अनु, तुमसे पहले कभी किसी लड़की की ओर किसी तरह का भी खिंचाव महसूस नहीं किया। हम दोनों बालिग हैं, अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेने का हमें हक है, बस तुम्हें हिम्मत रखनी है। नहीं अरमान, हमारे पेरेंट्स और यहाँ का बदलता माहौल हमारे प्यार को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। चाह कर भी हम कुछ नहीं कर सकते। अनु उदास थी। क्या वो अरमान के बिना खुश रह सकेगी? तुमसे निकाह के बाद भी तुम्हें अपना धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं होगी। तुम्हें अपनी मर्जी से चलने की पूरी आज़ादी होगी अनु। अम्मी भी इस बात के लिए राज़ी हैं। अरमान सीरियस था। अभी हम कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं हैं। ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने की हिम्मत नहीं है अरमान, मुझे माफ़ करो। अनु की आंखें छलछला आईं। कार से उतरी अनु अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ी ही थी कि उसके पाँव के पास एक जोरदार बम जैसा धमाका हुआ था। दहशत से अनु अरमान का नाम लेती गिर पड़ी। अरमान अभी कार लॉक करके चला ही था कि अनु की आवाज़ कान में पड़ी। तेज़ी से भागकर अरमान अनु के पास पहुंचा था। क्या हुआ अनु, ठीक तो हो? तभी अनु के पास पड़े बम वाले पटाखे के कागज़ पर नज़र पड़ी थी। हम पर किसी ने बम फेंका था अरमान, हमें डर लग रहा है। अनु अरमान से लिपट कर रो पड़ी। नहीं अनु, ये देखो किसी ने मजाक किया है, ये तो मामूली पटाखा है। अरमान ने अनु को तसल्ली देने की कोशिश की थी। चारों तरफ नज़र दौड़ाने पर कोई नज़र नहीं आया, पर अरमान पटाखे से दिया गया इशारा समझ गया। प्यार से सहारा देकर अनु को अरमान अपने साथ ले गया। कल से तुम्हारे एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, जो हुआ उसे भूल जाओ और एग्ज़ाम पर ध्यान दो।
याद रखना, मेरी अनु को टॉप करना है। हाँ, एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचाने और लाने के लिए आपका ये ड्राइवर अपनी ड्यूटी पर वक्त से हाजिर रहेगा। विश यू गुड लक, अरमान ने मजाक में कहा। घर पहुंचे अरमान की अम्मी बेहद तनाव में थी। अरमान को देखकर जैसे उनके चेहरे पर कुछ सुकून सा आ गया था। तुम कहाँ रह गए थे मान बेटा, मेरी तो जान ही निकल गई थी। ऐसा क्या हुआ अम्मी, रोज़ इसी वक्त पर ही तो घर पहुंचता हूँ। कुछ ठीक नहीं है, क्या तू नहीं जानता कुछ लोग तेरी जान के पीछे पड़े हैं। तूने कभी नहीं बताया तुझे कितनी धमकियाँ दी जा चुकी हैं। इन गीदड़ भभकियों से क्या डरना, मैं सच्चाई की राह पर चलता हूँ। अपने साथियों और स्टूडेंट्स को भी सही राह दिखलाने की कोशिश करता हूँ, उन्हें समझाना चाहता हूँ। खून खराबे से कुछ नहीं मिलता। असल में बाहर से आए कुछ गुमराह लोग हमारे लोगों को भड़का रहे हैं, वादी में नफरत का जहर घोल रहे हैं। तेरी बात समझती हूँ, पर इन हालात में एहतियात बरतने की ज़रूरत है बेटा। जी अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं ख्याल रखूँगा, संजीदगी से अरमान ने कहा। अपने कमरे में आकर अरमान सोच में पड़ गया। कुछ दिनों से कुछ लड़के उसे देखकर उल्टे सीधे रिमार्क्स दे रहे हैं। ग्रुप बनाकर अरमान की ओर इशारे करके बातें करते हैं। काफिर की लौंडिया से इश्क फरमा रहा है, ये मुल्क का गद्दार हमारे मज़हब का दुश्मन है, जैसी बातें उसे कुछ हमदर्द लोगों ने इशारे में बताने की कोशिश की थी। पर अरमान उन बातों से उदासीन ही बना रहा। आज अनु के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहे थे। नियत समय पर अरमान अनु को एग्ज़ामिनेशन हॉल से घर पहुंचाने के लिए आ गया था। अरमान एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर कार में अनु की प्रतीक्षा कर रहा था कि तभी एक मुड़ा तुड़ा कागज़ उसकी गोद में आ गिरा। खोलने पर चंद लाइनें थीं। बहुत हो गया, अगर सलामती चाहते हो तो अपनी नापाक ज़ुबान बंद रखो और उस लौंडिया से दूर रहो। वो और उसके घर वाले सब हमारे निशाने पर हैं। बस 1-2 दिन और, पहले वो लड़की, फिर सबका काम खत्म। संभल जाओ वरना तुम भी बेमौत मारे जाओगे। अरमान सन्नाटे में आ गया। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अनु को सावधान करना ठीक नहीं होगा वरना वो डर जाएगी। हाँ, उसकी हिफाजत के ख्याल से कोई बहाना बनाकर उसे कुछ दिनों तक घर के भीतर ही रहने की सलाह दे सकता है। वैसे उसे आज ही एसपी से बात करनी होगी। वो अब्बू के दोस्त थे, अनु और उसे घर वालों की हिफाजत कर सकते हैं। लौटते वक्त अनु काफ़ी खुश थी, उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ था। अरमान, लगता है तुम्हारी बेस्ट विशेस काम आ रही हैं। मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। मैं जानता हूँ मेरी बेस्ट विशेस के बिना भी तुम टॉप जरूर कर सकती हो अनु। मैं दिल से चाहता हूँ तुम लेक्चरर बनकर मेरी तरह से वादी में अमन चैन लाने में मेरी मदद करो। अरमान गंभीर था। इतना बड़ा काम कैसे कर सकते हैं हम अरमान? अनु विस्मित थी। मेरे ख्याल से हमारी नई जनरेशन अगर सही गलत में फ़र्क करने लग जाए तो ये काम बहुत आसानी से हो सकता है। प्यार में बहुत ताकत होती है। ये बात तुम अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर समझा सकोगी। ये काम हम जैसे सही सोच वाले लोग ही कर सकते हैं अनु, और मुझे तुम पर बहुत यकीन है। अनुत्तरित अनु अरमान के गंभीर चेहरे को मौन देखती रह गई। पता नहीं अरमान आज कैसी बातें कर रहा था। क्या वो सचमुच वादी में अमन और खुशी ला सकती है? अनु की प्रतीक्षा में उसके पापा बाहर ही खड़े थे। अनु तेजी से चलती हुई उनके पास पहुंची थी। पापा, मेरे पेपर्स बहुत अच्छे हुए हैं। आज का पेपर तो जैसे मेरे लिए ही बना था, खुशी से उमकती अनु ने कहा। अच्छी बात है, अंदर जा, तेरी माँ इंतज़ार कर रही है। मुझे अरमान के साथ मार्केट तक जाना है। मुझे छोड़ सकोगे अरमान? गंभीरता से डॉक्टर मट्टू ने कहा। यह भी कोई पूछने की बात है अंकल, आइए। अरमान ने उतर कर आगे वाली सीट की डोर खोल दी। अरमान बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम्हारे पास वक्त है? कार में बैठते मट्टू जी ने कहा। जी अंकल, कहिए क्या बात है। हम कहीं कहवा पीने चल सकते हैं, वहीं आराम से बातें कर सकते हैं। अरमान जैसे कि किसी खुशी का इंतज़ार कर रहा था। उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम कहीं कार पार्क कर लो, मुझे कुछ कहना है। एक एकांत जगह पर कार पार्क करके अरमान ने कहा। जी अंकल, आप क्या कहना चाहते हैं? अरमान अब कुछ शंकित सा दिखा था। अरमान, तुम्हें बता ही चुका हूँ, पहले मैं यहाँ की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। जम्मू के कॉलेज वालों ने जब मुझे प्रिंसिपलशिप का ऑफ़र दिया तो कुछ वर्षों के लिए मैंने जाना मंजूर किया था, पर मेरी आत्मा यहीं बसती थी। संयोग से मेरा एक स्टूडेंट अनवर यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में एसपी बनकर आ गया। वो अक्सर मुझसे मिलने जम्मू आता रहता था। मेरे मन की बात जानकर उसने मुझे यहाँ अपनी जिम्मेदारी पर रहने की हिम्मत दी थी। डॉक्टर मट्टू चुप हो गए। मुझे खुशी है आप यहाँ हैं अंकल। अरमान जैसे असमंजस में था। आज अनवर मेरे पास आया था, उसे पक्की खबर मिली है
यहाँ हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इतना ही नहीं, हमारी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी भी खतरे में है। इन हालातों में अनवर ने हमें 2 दिन के भीतर जम्मू वापस जाने की सलाह दी है। अनवर ने पुलिस ट्रक से हमारे जाने का इंतज़ाम कर दिया है, इसलिए 2 दिनों के लिए हमें पुलिस की सुरक्षा भी दी जा रही है। डॉक्टर मट्टू उदास दिखे। नहीं अंकल, आप ऐसे नहीं जा सकते। आप नहीं जानते, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे और अनु के मन की बात समझ गया था। मेरे पूछने पर अनु ने मुझे सब कुछ बता दिया है अरमान। हमारे यहाँ से चले जाने में ही तुम दोनों की भलाई है। ऐसा मत कहिए अंकल, हम दोनों एक दूसरे को सच्चे मन से मोहब्बत करते हैं। आप सब हमारे साथ मेरी हिफाजत में रह सकते हैं। अपनी जान देकर भी आपको महफूज रखूँगा। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, पर हमें अलग मत कीजिए अंकल। अरमान बेचैन हो उठा था। सच्चे प्यार का मतलब सिर्फ एक दूसरे को पाना ही नहीं होता अरमान बेटे। तुम वादी में अमन चैन के साथ जो काम कर रहे हो, उसे पूरा करके तुम्हें जो संतोष और खुशी मिलेगी, उसके साथ अनु की खुशी भी तो शामिल होगी। किसी बहुत अपने की तरह तुम्हारा हमारे घर में हमेशा स्वागत रहेगा। क्या अनु मुझसे अलग होकर खुश रह सकेगी अंकल? हम दोनों की खुशी हमारे साथ में है। जानता हूँ अनु के लिए भी तुमसे अलग होना आसान नहीं होगा, पर जिस खुशी से तुम्हारे काम में बाधाएं उठ खड़ी हों, वो प्यार प्यार नहीं, व्यक्तिगत स्वार्थ हो जाता है। तुम समझदार हो, इसलिए ये भी समझ सकते हो। इस माहौल में अनु और तुम्हारा साथ सहज ही स्वीकार नहीं किया जा सकता, बल्कि उससे यहाँ का माहौल और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। मुझे अपनी ज़िंदगी खोने का कतई डर नहीं है, पर तुम दोनों की ज़िंदगियों के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकता। अंकल, हम शादी करना चाहते हैं। हम दोनों की शादी से माहौल नहीं बिगड़ेगा। प्लीज़ अंकल, हमें इजाज़त दीजिए। अरमान ने फिर विनती की। जिस दिन तुम जैसे नौजवानों की कोशिशों से वादी के हालात सामान्य हो सकें, तो मेरा वायदा है तुम्हारे और अनु के विवाह में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरे लिए सब धर्म समान और आदरणीय हैं। काश दूसरे लोग भी ऐसा ही समझ सकते। डॉक्टर मट्टू के चेहरे पर उदासी की छाया तैर गई। अगर ऐसा है तो मेरा भी वादा है, घाटी में फिर से अमन और चैन लाने की कोशिश मेरा सबसे पहला और अहम काम होगा। उसके लिए अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगा। अनु को पाने के लिए ही नहीं, यहाँ से दूर जाने को विवश आप जैसे कश्मीरी परिवारों को भी हमें वापस लाना है। मुझे उसी दिन का इंतज़ार रहेगा जब इस वादी में हमारे साथ यहाँ भी खुशियों के फूल खिलेंगे। सच्चाई से दृढ़ शब्दों में अरमान ने कहा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान तुम्हारा सपना सच करें। मुझे ये विश्वास है अनु भी तुम्हारी तरह मेरी बात समझेगी और वो तुम्हारी हिम्मत बनेगी। जाने के पहले अपनी एक प्रिय चीज़ तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। उम्मीद है इनकार नहीं करोगे। आपकी हर बात मुझे मंजूर है अंकल। हमारे जाने के बाद हमारा घर तुम्हारा होगा। ये घर सिर्फ मेरा घर नहीं है, इस घर के फूल पौधों में भी प्यार की मिठास है। मुझे पूरा विश्वास है तुम हमारे घर और इसकी हर चीज़ की ही नहीं, इसके फूलों को अपना पूरा प्यार दोगे। तुम्हारा प्यार इन्हें अनु की याद में मुरझाने नहीं देगा। डॉक्टर मट्टू ने स्नेह से कहा। अंकल, यकीन दिलाता हूँ अनु के प्यार के फूलों में अनु को ही देखूंगा। उसने बताया है शाख से झरे फूलों से कुलाज बनते हैं। अब उन्हें भी पहचानने की कोशिश करूंगा। अरमान का गला रुंध गया। पुलिस का ट्रक डॉक्टर मट्टू के घर के सामने आ गया था। मट्टू जी के साथ पत्नी और अनु भी अपनी जम्मू वापसी के लिए बाहर आ गई थी। भीगी आंखों के साथ अनु अपने प्यारे फूलों से अंतिम विदा लेने उनके पास आ खड़ी हुई थी। प्यार से फूलों को सहलाती अनु को अचानक अरमान की आवाज़ ने चौंका दिया। अनु, तुमने एक दिन पूछा था क्या कभी मैंने अपनी किताबों के सफ़ों के बीच फूलों की पंखुड़ियाँ कैद की हैं? देखो, तुम्हारी याद में हर रोज़ एक पंखुड़ी इस मोटी किताब में रखकर तुम्हें याद करता रहूँगा। आज पहली पंखुड़ी तुम अपने हाथों से रख दो। किताब अनु को थमाते अरमान ने कहा। अपने फूलों को अपनी अमानत की तरह तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ अरमान। इन्हें अपने प्यार देकर कभी मुरझाने मत देना। अपनी बात कहकर अनु रो पड़ी। नहीं अनु, रोना नहीं। हमें आने वाले खुशहाल वक्त का सब्र और पूरे यकीन के साथ करना है। तुम्हारी इस अमानत के लिए शुक्रिया। इन खिले फूलों में ही तो अपनी अनु की मुस्कान देखूंगा। तुम्हारा इंतज़ार करूंगी अरमान, हम फिर मिलेंगे ना? भीगे स्वर में अनु ने पूछा। बिना तुमसे मिले क्या रह सकूंगा? एक वादा करो, अपने प्यार के फूलों की तरह तुम भी हमेशा मुस्कुराती रहोगी। याद रखो, ये हमारी परीक्षा का वक्त है जिसे हम जल्दी ही पार कर लेंगे। हाँ अरमान, पापा ने मुझे सब समझा दिया है। हमें इस एग्ज़ाम में सफल होना ही है।
अरे वाह, आज तो तुम्हें विदा देने के लिए इन रंगीन फूलों ने झड़कर जमीन पर कितना खूबसूरत कोलाज बनाया है। अब तो मानोगी, फूलों से बना कोलाज मैं पहचान सकता हूँ। गंभीर माहौल को अरमान ने हल्का करना चाहा। जानती हूँ तुम मेरी हर बात समझते पहचानते हो अरमान, तुमसे ज़्यादा मुझे कोई नहीं जान सकता। अनु ने मुस्कुराने की असफल चेष्टा की थी। सबके बाद ट्रक में बैठती अनु ने आंसू जबरन पोंछकर होठों पर मुस्कान लाकर उदास खड़े अपने प्रिय अरमान को हाथ हिलाकर विदा दी थी। अरमान चुप हो गया, आवाज़ भीग गई थी। अनु को गए इतना वक्त हो गया, आप उससे मिलने जम्मू नहीं गए भाईजान? अनु का क्या कोई पैगाम भी नहीं आया? विस्मित जावेद ने पूछा। नहीं, सुना था यहाँ से लोगों को जम्मू ले जाने वाले पुलिस के ट्रक पर हमला हुआ था। लोगों का ख्याल है शायद हमले में कोई नहीं बचा। अरमान की आंखें नम थीं। फिर भी आप पता तो लगा सकते हैं, मैं जम्मू जाकर पता। नहीं, वो नहीं रही, सुनकर जी नहीं सकूंगा। अभी इस खुशफहमी में जिंदा हूँ कि शायद कहीं वो जीती है। जब तक उसकी अमानत ये फूल खिलते रहेंगे, अनु इनमें हमेशा मुस्कुराती रहेगी। अपनी आखिरी सांस तक उसका इंतज़ार करूँगा, ना जाने कब अपनी अमानत लेने आ जाए। अरमान कहीं शून्य में देख रहा था। विस्मित जावेद अरमान के संजीदा चेहरे को देखता स्तब्ध था। आज वर्षों बाद कश्मीर अब भारत का अभिन्न अंग बन सका है। प्रोफेसर मट्टू का घर फूलों से सजाया गया है। दरवाजे पर बंधनवार लगाई गई है। बाग के फूल हवा के झोंकों पर झूमते हुए जैसे किसी प्रिय के आने का इंतजार कर रहे थे। अरमान के उत्साह का ठिकाना नहीं है। अंदर बाहर सारी व्यवस्था में कोई कमी ना रह जाए। उसने प्रोफेसर मट्टू जी से वादा किया था कि उस जैसे नौजवान वादी में फिर खुशियों के फूल खिलाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, और इस काम में अरमान और उसके साथियों ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। गुमराह नौजवानों को उन्होंने सही राह दिखाई। अंततः अरमान का सपना जो पूरा हुआ है। जिस दिन जम्मू से अनु का फ़ोन अरमान को मिला तो अरमान जैसे खुशी से पागल हो उठा। उसकी अनु आज भी उसी की थी और हमेशा उसकी रहेगी। कल मट्टू जी अपने परिवार और अरमान की अन्नू सहित वादी अपने घर में वापस आ रहे हैं। हंसते गुलाबों को प्यार से सहलाते अरमान मानो अपनी अनु को प्यार कर रहा था। अनु की अमानत के रंग बिरंगे फूल अरमान की खुशी में शामिल मुस्कुरा रहे थे। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी हुई एक कहानी, फूलों की अमानत। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय मंगलमय हो।